मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने यह देखा कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। वस्तुतः राजनीति विज्ञान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं सका। परिणाम स्वरूप राजनीति शास्त्रियों के मन में राजनीतिक अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली पद्धतियों के प्रति, अर्थात अध्ययन पद्धतियों के प्रति नए राजनीति शास्त्रियों में एक असंतोष उत्पन्न हुआ। तो विषय के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उस विषय को अध्ययन कैसे किया जाए इसके बारे में एक व्यापक असंतोष राजनीति शास्त्रियों के मन में उत्पन्न हुआ। और चूंकि विज्ञान का जमाना आ चुका था, हर चीज को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की कोशिश होती रही थी। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों ने वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार कर लिया था। इसलिए राजनीति शास्त्रियों ने भी यह सोचा कि इस वैज्ञानिक पद्धति को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अब उस वैज्ञानिक पद्धति को किस प्रकार से लागू किया जाए, तो एक नया नाम इसको दिया गया और वह नाम था व्यवहारवाद। और इस क्रांति को नाम दिया गया व्यवहारवादी क्रांति। तो व्यवहारवाद इसलिए इसे कहा गया क्योंकि अमेरिका में उस जमाने में साम्यवादी व्यवस्था के प्रति बिल्कुल ज्यादा भयंकर आक्रोश था लोगों के मन में, सांसदों के मन में, कांग्रेस के लोगों में, पूरा अमेरिका में। क्योंकि उस समय सोवियत संघ अपने आप का विस्तार करता जा रहा था और पूंजीवाद साम्यवाद दोनों एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आ चुके थे। तो इसलिए अमेरिकियों को खुश करने के लिए राजनीतिक शास्त्रियों ने इसके लिए एक नया नाम दिया, वह था व्यवहारवाद। और इसको एक समग्र रूप में कहा गया व्यवहारिक विज्ञान या व्यवहारवादी विज्ञान, बिहेवियरल साइंस का इसको नाम दिया गया। जब चूंकि चीज वही था, पहले इसको सामाजिक विज्ञान कहते थे, लेकिन सामाजिक में भी समाज शब्द आता है, समाजवाद में भी समाज शब्द आता है। इसलिए समाज शब्द के स्थान पर एक नए शब्द के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी और इसका नाम दिया गया व्यवहारवादी विज्ञान। और हमने उसे नाम दिया व्यवहारवादी क्रांति और इस सिद्धांत को नाम दिया गया व्यवहारवाद। यह व्यवहार पर आधारित है, मतलब यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के सभी विषय भी मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो उस व्यवहार के आधार पर यहां पर नाम व्यवहारवाद रखा गया। तो व्यवहारवादी क्रांति विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में राजनीति विज्ञान में शुरू हुई, यद्यपि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो चुकी थी। 1950 के दशक के बाद, 1950 के बाद व्यवहारवाद उभर करके सामने आया। देखें इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति मतलब यह किस प्रकार से कार्य करता है। पहली बात, यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य के व्यवहार के बारे में एक बात आप कह सकते हैं कि वह एक समान परिस्थिति में एक ही प्रकार का व्यवहार करता है। जब मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में एक बात सामने आती है कि यदि एक ही प्रकार की परिस्थिति है तो मनुष्यों का व्यवहार लगभग एक समान होता है। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके आधार पर मनुष्यों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला जा सके। और इस प्रकार से व्यवहारवाद मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि अल्टीमेटली, अंतिम रूप में मनुष्य का व्यवहार ही एक देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की व्यवस्था को निर्धारित करता है। कोई भी व्यवस्था अपने आप नहीं चलती, उसे मनुष्य ही चलाता है। तो यह मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वह क्या करता है। दूसरा, तथ्यात्मक अध्ययन। दो शब्द आते हैं, एक मूल्य है, दूसरा तथ्य है। मूल्य आदर्शात्मक होते हैं। मैं आपको पिछली चर्चा में एक उदाहरण दिया था। दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थियों के जो लक्षण होते हैं, काकचेष्टा, बुकोध्यानम, स्वानुनिद्रा तथैव च, अल्पाहारी, सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षण। कौवे के समान चेष्टाशील,
बगुले के समान ध्यानावस्थित, कुत्ते के समान नींद लेने वाला, हल्की नींद, और अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, सदाचरण करने वाला, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। एक विद्यार्थी में ये 5 लक्षण हैं। सबके साथ मिलजुल करके रहता है, सबके साथ भाईचारा का का भाव है, बहुत बढ़िया विद्यार्थी है। वह एक आदर्श विद्यार्थी कहा जा सकता है। दूसरा एक विद्यार्थी है जो कभी भी महाविद्यालय आए तो वह किसी न किसी से लड़ता जरूर है, झगड़ा करता है, विवाद करता है, तेरे मेरे तू में खूब होती है। प्राचार्य और उसके पालक तक भी इसकी शिकायत जा चुकी है। परीक्षा हुई, परीक्षा में यह आदर्श विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और वह जो बिगड़ा हुआ विद्यार्थी है वह 75% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों विद्यार्थियों में कौन अच्छा है। परंपरागत राजनीति विज्ञान चूंकि मूल्यों पर आधारित है, इसलिए वह उस आदर्श विद्यार्थी को श्रेष्ठ मानता है, जबकि व्यवहारवाद कहता है कि नहीं, पढ़ाई का मतलब परीक्षा, और परीक्षा का मतलब जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है उसमें लाख बुराइयां हों लेकिन वह अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त कर रहा है। इसलिए यह विद्यार्थी जो 75% अंक प्राप्त करता है, चाहे उसमें अन्य कोई चरित्र हो चाहे ना हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो यह व्यवहारवाद उस तथ्यों के आधार पर अध्ययन करता है कि पढ़ाई है, पढ़ाई में परीक्षा होगी, यदि परीक्षा होगी तो उसमें अच्छा नंबर लाना ही किसी का उद्देश्य हो सकता है। तो यह तथ्य और मूल्य और तथ्य, तो व्यवहारवाद तथ्यों के आधार पर अध्ययन करता है, मूल्यों को वह बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तीसरा, व्यक्ति का अध्ययन, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परंपरागत अध्ययन पद्धति इसके पहले व्यक्ति के अध्ययन को ज्यादा महत्व नहीं देती थी, जबकि व्यवहारवाद व्यक्ति का अध्ययन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये पूरी तरह से व्यक्ति पर केंद्रित है। मैं आपको पिछले बार उदाहरण दिया था, जैसे प्रधानमंत्री है, पद वही है, लेकिन अभी तक पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक 10 प्रधानमंत्री आए, पद वही है, शक्ति वही है, परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हुई। आखिर एक देश के शासन का संचालन करना है, तो देखिए कौन प्रधानमंत्री ज्यादा सफल रहा, कौन प्रधानमंत्री सफल नहीं रहा, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऐसे कौन से कारण है कि अकबर को महान कहा जाता है, औरंगजेब को एक असफल शासक कहा जाता है। पद वही है, खून वही है, वंश वही है, गद्दी वही है, राष्ट्र वही, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से व्यवहारवाद व्यक्ति के अध्ययन पर केंद्रित होता है। चौथा है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। हमें जिस विषय पर अध्ययन करना है, उस विषय या उस समस्या को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्य, चाहे किसी से भी संबंधित क्यों न हो, उसका अध्ययन करना। केवल राजनीतिक समस्याएं स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होती, उसे अन्य चीजें प्रभावित करती हैं। तो अन्य चीजों को प्रभावित करने के लिए आपको दूसरे विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अन्य चीजों का अध्ययन आप करेंगे तो इसे अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं। अपने विषय का अध्ययन करते हुए अन्य विषयों की भी सहायता लेना। यह पद्धति आजकल सभी विषयों में स्वीकार कर ली गई है कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होना चाहिए। फिर है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। यह मूल्यों के बारे में पूरी तरह से तटस्थ होकर काम करता है। वह मूल्यों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तथ्यों को ध्यान देता है। वह उसने अच्छा सच्चा मूल्य स्थापित किया, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। देखिएगा, आपको मैं उदाहरण देता हूं। शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जब रेल मंत्री थे तो एक भयंकर रेल दुर्घटना घटी थी। उससे दुखी होकर के नैतिक आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था। यह मूल्य था। व्यवहारवाद कहता है यह उचित नहीं है। आप रेल मंत्री थे, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपको इस विषय में ज्यादा सजग और सचेत होकर के काम करना चाहिए था कि आने वाले समय में ऐसी कोई रेल दुर्घटना न हो।
क्योंकि आप रेलवे विभाग का संचालन कर रहे थे, प्रभारी थे। आपका यह दायित्व बनता है कि आप भागने के बजाय, त्यागपत्र देने के बजाय उन परिस्थितियों को ठीक करते जो परिस्थितियां दुर्घटना के लिए उत्तरदायी हैं। तो यह मूल्य निरपेक्ष होकर के अध्ययन करता है। मूल्यों का इसके लिए कोई महत्व नहीं है, यह तथ्यों पर जोर देता है। और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन, क्योंकि विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना था। अन्य सामाजिक विज्ञानों ने वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए व्यवहारवाद भी वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर के राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अनुभवात्मक अध्ययन, अभी तक हमारा अनुभव क्या है उस विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, अनुभव के आधार पर अध्ययन करना और उचित निष्कर्ष तक पहुंचना। और विकासशील देशों का अध्ययन, पहले विकासशील देश नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में विकासशील देश शब्दावली सामने आया, तो विकासशील देशों के अध्ययन पर यह ज्यादा केंद्रित है। और यह विकासशील देशों का अध्ययन विकसित देशों की तुलना में अधिक करता है, क्योंकि अध्ययन की सामग्री इसको विकासशील देशों में अधिक मिलती है। क्योंकि जो देश विकसित हो चुके हैं उन देशों में ज्यादा समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं उन देशों में हैं जो भी विकास की प्रक्रिया के अधीन हैं, डेवलपिंग है, विकास कर रहे हैं। तो विकास कर रहे हैं तो उनके विकास के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उसको कैसे निराकृत किया जाए, व्यवहारवाद यह देखता है। तो ये उसकी प्रकृति हुई। अब देखें, डेविड स्टन व्यवहारवादी पद्धति की कुछ विशेषताएं बताते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं देखें। सबसे, स्टन को व्यवहारवाद का बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। डेविड स्टन को, उनकी पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1953 में प्रकाशित हुई थी। और डेविड स्टन ने इसकी विशेषताओं की चर्चा की है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले है नियमितताएं। व्यक्ति के व्यवहार में कुछ नियमितताएं पाई जाती हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, भारतीय मतदान व्यवहार का हम यदि अध्ययन करें तो एक बात साफ हमारे सामने होकर के आती है कि भारत में मतदाता को प्रलोभित किया जा सकता है। विशेष करके जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो खाने कमाने वाले लोग हैं, जो शारीरिक श्रम या डेली वेजेस के आधार पर जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को प्रलोभित करके आसानी से मतों की प्राप्ति की जा सकती है। व्यवहार में नियमितता, एक ही प्रकार का व्यवहार। तो भारत में इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में मतदाताओं को प्रलोभित करके वोट प्राप्त किया जा सकता है। इसी को राजनीतिक दलों ने फ्री बीज के नाम से बांटना शुरू कर दिया है। चाहे राज्य का भंडार खाली हो जाए, चाहे हमको कहीं से कर्ज लेना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को फ्री में बांटेंगे, फ्री में लोगों को देंगे ताकि हम वोट प्राप्त कर सकें। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। राज्य कंगाल हो सकते हैं। आखिर जो फ्री में बांट रहे हैं, लोगों की क्रियाशीलता को कमजोर कर रहे हैं। घर बैठे यदि सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाए, बिना किसी मेहनत के आपको यदि सब चीजें उपलब्ध हो जाए, तो आदमी करेगा क्या? क्यों करेगा? क्योंकि उसको घर बैठे सब चीजें मिल रही हैं। तो फ्री बीज की यह जो अवधारणा है आजकल भारत में बहुत ज्यादा चलते जा रही है। राज्य सरकारें बिजली फ्री, बसों में ट्रांसपोर्टेशन फ्री, हर महीने इतनी राशि, तमाम चीजें। तो ये फ्री बीज अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से मतदाताओं की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की, एक समाज के लोगों की एक प्रवृत्ति को चिन्हांकित किया जा सकता है। तो उस आधार पर एक नियमितता की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन। जो आपने सामग्री संकलित किया, जो आपने जानकारी एकत्र की, उसका सत्यापन करिए, उसको चेक करिए सही है या गलत है, वो वैज्ञानिक कसौटी पर सही उतरता है या नहीं, ये सत्यापन हुआ, चेक करना। तीसरा सही तकनीक। सही तकनीक का प्रयोग करके अध्ययन करना। कुछ मामले में हम चूंकि सामाजिक विज्ञान के अधीन आते हैं। सामाजिक विज्ञान मनुष्यों का अध्ययन करता है। मनुष्य को परखनली में
किसी प्रयोगशाला में ले जाकर के अध्ययन करना संभव नहीं है। तो अनेक प्रकार के साधन इसमें अपनाए जा सकते हैं, जैसे प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, सर्वे करके, अन्य प्रकार से। तो सही तकनीक का उपयोग करके सही जानकारी प्राप्त करना। और मूल्य नहीं तथ्य, मूल्यों को इग्नोर करना, तथ्यों के आधार पर संपूर्ण अध्ययन को स्थापित करना। क्योंकि तथ्यों के आधार पर यदि आप किसी प्रकार के आंकड़े प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी और सांख्यिकी आधार पर आप कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उन तथ्यों का आप वर्गीकरण कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे अभी 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव में यह देखा गया कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाजपा को वोट दिया। क्यों? क्योंकि महतारी वंदन योजना बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि हम महिलाओं को प्रति माह 1,000, मतलब साल भर में 12,000 रुपए उन महिलाओं को देंगे। तो महिलाएं प्रलोभित हुई और इस प्रकार से महिलाओं ने बीजेपी को वोट देना ज्यादा उचित समझा। तो इस प्रकार से तथ्यों के आधार पर आप अध्ययन करते हैं। और व्यवस्थीकरण, उन जो भी आप सामग्री एकत्रित करते हैं उनको आप व्यवस्थित करते हैं, उनको पहले संग्रहित करेंगे, उसके बाद उसकी कटाई छटाई होगी, जो आवश्यक है उसको रखेंगे, बाकी अनावश्यक चीजों का आप निकाल देंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण करके फिर आप उसको तथ्यों के आधार पर जांचेंगे और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ये व्यवस्थीकरण, उस सामग्री को व्यवस्थित करना ताकि सही ढंग से अध्ययन किया जा सके। और शुद्ध विज्ञान, इसका उद्देश्य है, व्यवहारवादी क्रांति का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में प्रतिष्ठित करना। यह बात सही है कि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत अंतर होता है। तो जितनी शुद्धता प्राकृतिक विज्ञान में देखी जा सकती है, उतनी शुद्धता सामाजिक विज्ञान में देखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है कि मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के आप ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करें जो अकाट्य हों, जो सही हो। ये डेविड स्टर्न के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। अब देखें व्यवहारवाद की, और 7वां पॉइंट है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि जब आप मनुष्य के किसी एक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, जब आप किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, तो मनुष्य जीवन के किसी एक पक्ष को ही अपने अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित मत करिए। मानव जीवन समग्र है, उसके जीवन के विविध पक्ष हैं। ये विविध पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों को जानने के बाद आप उसका समायोजन करिए कि इन परिस्थितियों में ऐसा ऐसा हुआ। जैसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो कम आय वाले वर्ग के लोग हैं, इनको प्रलोभन के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन क्या पढ़े लिखे लोगों को, समाज के मध्यम अथवा उच्च वर्ग के लोगों को फ्री में कुछ दे करके वोट प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो देखिए, यहां पर आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो गई। तो आर्थिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, ये तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, ये सभी परिस्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और इस प्रकार से जब आप किसी राजनीतिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अब देखें व्यवहारवाद की आलोचना या सीमा है। सीमा भी है और आलोचना भी है। सबसे पहले, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का संबंध मनुष्यों से है। जैसे ही मनुष्य का आप अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से मूल्य आपके सामने आएगा, क्योंकि बिना मूल्य के मनुष्य नहीं रहेगा, वह यंत्र मात्र हो जाएगा, और मनुष्य यंत्र नहीं है। तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को यदि आप पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो आपका अध्ययन आधा अधूरा रहेगा, सही नहीं होगा। तो पहली बात, मुख्य बात है कि व्यवहारवाद जो कहता है कि हम मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करते हैं, यह पूरी तरह से गलत है।
यदि वह ऐसा अध्ययन करता भी है तो जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वे निष्कर्ष सही नहीं हो सकते। दूसरा, अति विज्ञान। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह राजनीति विज्ञान में से राजनीति को हटा देता है, केवल विज्ञान को रख लेता है। तो यदि राजनीति विज्ञान से राजनीति को ही हटा दिया जाए तो फिर मतलब क्या हुआ कि यह ऐसे वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करता है कि लगता है कि यह कोई राजनीति नहीं है, केवल विज्ञान है। यह व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। यही इसका सबसे कमजोर पक्ष है कि व्यवहारवादी विज्ञान ने, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान से राजनीति को ही हटा दिया। अभी जैसे कि हम एफडीआई के बारे में सुनते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा मान लीजिए अभी तक सरकार ने समाचार पत्र के क्षेत्र में एफडीआई को स्वीकृति नहीं दी है। यदि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनियों को समाचार पत्र के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी जाए, क्या होगा ये कि आपको अभी जो 8-10 पेज या 12 पेज वाले जो समाचार पत्र 5 रुपए में आपको पढ़ने को मिलता है, 50 पेज का समाचार पत्र होगा, उसकी कीमत 2 या 3 रुपए होगी। पूरा विज्ञापन और समाचार तो होंगे नहीं होंगे, लेकिन पूरा विज्ञापन आपके घर में छा जाएगा, समाचार पत्र में पूरे छा जाएंगे। जब इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा तो फिर उसमें भारतीयता कहां रही? पूरी भारतीयता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए राजनीति रहे, विज्ञान रहे चाहे न रहे, बात की बात है, राजनीति मुख्य है, राजनीति को रहना चाहिए। फिर उदार लोकतंत्र में विश्वास। जितने भी व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, ये सब के सब उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब ये सब के सब साम्यवादी व्यवस्था के विरोधी हैं, तानाशाही व्यवस्था के विरोधी हैं, सैनिक शासन व्यवस्था के विरोधी हैं। जब इनकी ये मूल्य आधारित धारणा है, उदार लोकतंत्र में विश्वास, तो आप इनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जो भी अध्ययन करेंगे सही करेंगे, निष्पक्ष होकर करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे, तथ्यों के आधार पर करेंगे? संभव नहीं है। आपके लिए सभी प्रकार के शासन व्यवस्थाएं एक इकाई के समान होना चाहिए। आपको यह नहीं देखना चाहिए कि वहां पर लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है, वहां पर साम्यवादी व्यवस्था है या साम्यवादी व्यवस्था नहीं है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको एक राष्ट्र की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई राष्ट्र बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए जन कल्याण के अधिकतम कार्य कर रहा है तो उस पद्धति में बुराई क्यों है? लोकतंत्र होने का मतलब 100 खून माफ नहीं होता। और परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया पर बल, ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। परिणाम क्या निकलेगा इस पर ध्यान नहीं, प्रक्रिया सही होनी चाहिए। प्रक्रिया मतलब हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से जो निष्कर्ष निकले आप देख लीजिएगा, लेकिन परिणाम क्या होगा इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यह प्रक्रिया पर बल देता है, परिणाम पर नहीं। प्रक्रिया वैज्ञानिक होनी चाहिए। आपका निष्कर्ष चाहे जो भी हो, आपका रिजल्ट चाहे जो भी हो, प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। यह भी एक गलती है और अध्येता की दक्षता पर निर्भर करता है। जब एक राजनीति वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो उसकी दक्षता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वह कितना होशियार है, वह कितना शार्प है, किसी विषय के अध्ययन की गहराई में जाने की उसकी क्षमता कितनी है, संपूर्ण चीजें इस पर निर्भर करती हैं। यदि मान लीजिए कोई राजनीतिक अध्येता बिल्कुल विद्वान व्यक्ति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उसका अनेक प्रकार से ज्ञान भी है, उसके ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है, तो वह जो निष्कर्ष निकालेगा वह अच्छे स्तर का होगा। लेकिन कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी सीमा बहुत संकुचित है, उसके द्वारा लिया गया निष्कर्ष उथला होगा। तो व्यवहारवाद जो है यह व्यक्ति की क्षमता पर इसके निष्कर्ष निर्भर करते हैं। ये इसकी आलोचना हुई। अब देखें व्यवहारवाद का महत्व।
महत्व में सबसे पहले व्यक्ति का अध्ययन इसने करना शुरू किया। यह व्यवहारवाद की सबसे बड़ी खूबी रही है। इसने व्यक्ति के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया। दूसरा, प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति का इसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया। यह भी बिल्कुल सही है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के समान अध्ययन पद्धति का उपयोग होता था। व्यवहारवाद में वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का उपयोग भी होने लगा है। नई तकनीक, नई दृष्टि, नई दिशा, नई पद्धति, सब चीजें नई। वैज्ञानिक पद्धति तो हमारा दृष्टिकोण बदला है राजनीति विज्ञान के प्रति। राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के प्रति हमारा नया दृष्टिकोण सामने आया है। तो नई चीजें आनी चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। चौथा है यथार्थ का बोध। हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ है। नैतिकता और मूल्यों से ऊपर उठ करके हम वास्तविकता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान सर्वथा एक नए परिवेश में आ गया है। वह नया परिवेश नई प्रक्रिया, नई चीजों को हमारे सामने लाता है, हमको अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, हमको बताता है कि अमुक का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। और व्यापक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए हम अन्य विषयों की भी सहायता नियमित रूप से लेने लगे हैं। और छठवां है नई परिभाषाओं का, नई पारिभाषिक शब्दावली का इसने परिचय दिया है हमारे सामने। नई परिभाषिक शब्दावलियां जैसे राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक व्यवस्था, ये ऐसी कई प्रकार के शब्दावलियां हमारे सामने आई हैं। और हम राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, जनता के बारे में जो बातें सोचते थे, अनेक प्रकार की नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। और इस प्रकार से इसने अध्ययन के क्षेत्र को न केवल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बनाया है, अपितु गहन से गहराई तक हमको ले जाने का प्रयास किया है। यह है व्यवहारवाद का महत्व। आगे की चर्चा अगले वीडियो में। आपको धन्यवाद।